Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Assalamu alaikum guys. Again, welcome to the next lecture of oscillations. Previous lecture में हम लोगों ने x is equals to x naught sin omega t तक की वर्किंग की थी and we discussed कि this is the very important formula for our syllabus. इस इक्वेशन को रिकॉल और यूज करना हमारे सिलेबस का हिस्सा है. आज हम लोग चंद और इक्वेशंस की वर्किंग करेंगे एंड विल सी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं. फॉर स्टार्टर्स हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि सर जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है दैट इज एक्स नॉट साइन थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंगल कर्व था और हमारे पास इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इट वाज अ साइनोसोडियल कर्व जिसमें यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और इधर हमारे पास एंगल था. फ्रॉम देयर आई सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड मैंने एक्स नॉट साइन ओमेगा टी डाला सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स टाइम के बराबर होती है और यू कैन से यही फॉर्मूला जो हम लोग अपने सर्कुलर मोशन में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड ऑफ विद द फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ से सर आज हम लोगों ने वर्किंग को आगे लेके चलना है. x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dx by dt, गाइस अवल तो बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है बट समझने के एतबार से डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ये मतलब है डिफरेंशिएशन का. जिन्होंने थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ी उन्हें ये बात पता है डिफरेंशिएशन गिव्स अस द ग्रेडियंट्स. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूंगा तो आई वुड एंड अप गेटिंग द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. सो द डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली गिव्स अस वेलोसिटीज इक्वेशन. इफ आई एम गोना बी डिफरेंशिएटिंग दैट एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड, sin becomes cos omega t and since I am differentiating it with respect to time ये omega हमेशा साथ जाके multiply हो जाता है. Definitely you're not required to learn this differentiation but it's again इसकी usage हमारे syllabus का हिस्सा है. तो from there I would get the equation of velocity. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. आपके सिलेबस के अंदर दिस इक्वेशन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ यूजेज. ठीक है, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ यूजेज. मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप चाहो तो इसकी डिफरेंशिएशन याद रख लो, चाहो तो ना याद रखो, बट अगेन इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ यूजेज. याद रख लें तो अच्छी बात है. v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. तो अगर मैं इस r की जगह v इज इक्वल्स टू आर बेसिकली वहाँ पे रेडियस ऑफ द पाथ था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, एक्स नॉट ओमेगा करूँगा तो हमारे पास v नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा. ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है. आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज v इज इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा t which is basically the equation that is written in our syllabus. Both of them are equally important, equally used. तो ये दोनों इक्वेशंस का जो है हिस्सा ये याद रखने वाली बातें हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. अच्छा, ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस है तो मैं बताता हूँ कि ये इस केस में यूज होता है. पहले इक्वेशंस ड्राइव कर लें फिर सारे पार्ट ऑफ सिलेबस को पढ़ते रहेंगे साथ साथ. सर अगर मैं इसी इक्वेशन से v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं, एडमैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, तो वो वेलोसिटी देता है. एडमैथ्स काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं.
और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो वो एक्सेलरेशन देती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। बेसिकली हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे होते हैं, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली ग्रेडियंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विट बिकम्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विट बिकम एक्सेलरेशन। तो dv over dt is basically acceleration's equation. So x naught omega cos becomes negative sine omega t and then omega is multiplied over here. So we would be left with x naught omega square minus sine omega t. ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो आई कैन राइट इट द फाइनल वर्जन दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव x omega square, and from there I can conclude that acceleration is directly proportional to negative of displacement, and that is what we started off with in our chapter कि सर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, and if displacement is positive then acceleration is going to be towards the negative direction. To sum it up, सर हम लोगों ने अब तक कुछ equations की working की। We discussed the velocities equation, इसमें हम लोगों ने v is equals to v naught cos omega t को derive किया, हम लोगों ने acceleration की equation को derive किया, हम लोगों ने इस इक्वेशन को, वही एक इक्वेशन है just that we derived. So these are the four equations that we did the derivation of, 1, 2, 3 and then the first one, that's the fourth. बेटे बात अभी मजेदार है, बात अभी प्यारी है, बात अभी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। We can conclude that since acceleration is directly proportional to negative of displacement, we can get to know two things. Number one, acceleration बढ़ेगी तो displacement automatically जहाँ maximum होगी वहाँ acceleration भी maximum होगी, but they are both going to be oppositely directed, therefore this negative sign is introduced. इसी बात से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था that अगर displacement हमारी मेन पोजीशन से डाउनवर्ड है, if the object is going downward, that means it's going to be facing a force and acceleration towards the upward direction. ये हम सारी बातें लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। भाई एक्सेलरेशन पुल होती है, ठीक है, इट इज नॉट कि ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन हमारे ऊपर अगर 9.81 अभी लग रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नीचे 9.81 की स्पीड से जा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे नीचे कुछ नहीं होगा तो मैं उस स्पीड से मूव करूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट जो है यार जहन में रखिएगा ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। अच्छा, नाउ सर वी आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यू ग्राफ्स ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा मैच्योर कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा मैच्योर कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा मैच्योर कर सकूं, ताकि आपको ये 100% चीजें जो है एनालाइज हो जाए। सर सबसे पहले हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का एक कर्व पढ़ा था। इस ग्राफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, दिस वुड गिव मी द एम्पलीट्यूड। तो दैट्स द फिफ्थ बेसिक पॉइंट, इफ देयर इज अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, तो मैक्सिमम जो ग्राफ की हाइट होगी दैट इज गोइंग टू गिव मी द एम्पलीट्यूड। मूविंग ऑन सर, वेलोसिटी का कर्व पढ़े अगर, तो इट्स अ कॉस कर्व। कॉस का कर्व कुछ हमारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ है, मैं जितना बेहतर बना सकता हूं, सॉरी, ये कॉस का ग्राफ मैं अच्छा नहीं बना पा रहा यार, चलो बेहतर है। इस कॉस के ग्राफ में
कॉस के साथ एक्स नॉट ओमेगा है। यहां पे जब मैं ग्राफ की मैक्सिमम पॉइंट पे बात करूंगा, दैट दिस इज बेसिकली सिंस इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस वुड गिव मी द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो मैक्सिमम हाइट होगी, द मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। इसकी अभी एक सेकंड पहले हम लोगों ने डेरिवेशन भी पढ़ी थी, तो ये इक्वेशन भी ओवर द कोर्स ऑफ सम क्वेश्चंस ये यूज हो रही होती है। एक्स नॉट ओमेगा, ये याद रखिएगा, बेसिक ग्राफ्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाए अगर, इट्स अगेन अ बेसिक नेगेटिव साइन ग्राफ। साइन का ग्राफ ऊपर से बनता है, नेगेटिव साइन का ग्राफ जो है इट्स लाइक दिस, और इस ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा दैट वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर्ड। ठीक है, दोनों देगा, पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा। एक्सेलरेशन जहां मैक्स होगी उसकी वर्किंग से हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस ग्राफ को भी अगर आप समझना चाहें तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कर्व ऐसे निकल आएगा। ठीक है, इस ग्राफ में भी बस मैंने इसकी जगह पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन को पुट कर दिया, बिकॉज इट्स बेसिकली द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये हम लोगों ने जो है 3 ग्राफ्स पढ़ लिए। फोर्थ बट वेरी सिंपल, अगर मैं लास्ट एक्सेलरेशन की इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं एक्सेलरेशन अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का, तो ग्राफ इज गोइंग टू बी गोइंग लाइक दिस। एक नेगेटिव रिलेशनशिप का ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो इट विल बी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। इस अंडरस्टैंडिंग को देख भी लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। इसी को स्प्रिंग पे भी एक बार देख लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। If you can look at that very closely, let me just slow it down. Acceleration सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड कब है? जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, यहाँ पे जीरो एंड देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सेलरेशन का वेक्टर मैंने आप लोगों के सामने रखा है ताकि आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से जो है चल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार चीज़ों को सम अप करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से इंटरेस्टिंग है। बच्चा थोड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाता है। इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, इट्स वेरी सिंपल इफ़ यू थिंक अबाउट इट इन सच अ वे कि यार आपको ये बातें याद रहें कि मैंने इस इक्वेशंस को, ये मेरी इक्वेशन थी जो मैंने निकाली। अब जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ी वीक है ना, उनको ये बात समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर इससे मैंने ये बनाई क्यों। अब देखिए, सिंस इट्स A2 फिजिक्स, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप यार इसको A2 के हद तक पढ़ें। अगर आप कॉन्सेप्चुअल की तरफ जाएंगे तो मुझे प्लीज टेक्स्ट करें, मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट दे दूंगा। अब एडमैथ्स की मैथमेटिक्स है कि यार वाकई अब ये बात सबको ओ लेवल से फिजिक्स से पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी देता है। दैट इज द सेम थिंग कि भाई जो डिफरेंशिएशन होती है वी बेसिकली आर फाइंडिंग द ग्रेडियंट। दैट इज द कोर ऑफ डिफरेंशिएशन ना। जिसकी भी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है उसको ये बात समझ आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बेसिकली आई एम गेटिंग द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हम लोगों को एक्सेलरेशन देता था। तो उसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आई एम गेटिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर अब ये डिफरेंशिएशन हो रही कैसे है, अब ये एक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। जिसको नहीं आती वो पहला लेक्चर लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक इक्वेशंस क्लियर हो जाएं। लेट मी जस्ट सम इट अप टू ऑल द इक्वेशंस दैट वी हैव डन सो फार बिफोर मूविंग ऑन टू अ क्वेश्चन। We have discussed these 7 equations that are the core of this particular chapter. This is the core of this particular chapter. They're very, very important. And there are more equations after this as well. But I think the 7 equations are the most important ones that we'll be using. These 4 are for the the acceleration, displacement and everything. And these are from the graphs that I just did. कि भाई अगर हमारे पास displacement का ग्राफ होगा तो the maximum value will give me the amplitude. अगर वेलोसिटी का ग्राफ होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास जो कॉस का ग्राफ होगा वेलोसिटी का दैट वुड गिव मी द वैल्यू
maximum value would be giving me the x naught omega. And when it comes to an acceleration time graph, the maximum value of a negative sine graph would give me the value of x naught omega square. And this is, I think, the basic understanding of this particular chapter. From here, inshallah, we'll be continuing on to the next concept. But आज के lecture में we'll be doing a couple of questions before moving any forward. Okay, so let's start off with the first question. अच्छा, first question में क्या बोलता है that the displacement x at time t of a particle moving in a simple harmonic motion is given by x is equals to 0.36 sine 10.7 t, where x is in meters and t is in seconds. Use the equation to find the amplitude, frequency and period of the oscillation. क्या बात है, इक्वेशन क्या है, x is equals to x naught sin ओमेगा t. हमारे पास साइन के साथ 0.36 दिया हुआ है. दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो हमारे पास 0.36 आ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, फर्स्ट नंबर तो आ गया. अच्छा, ओमेगा की जगह पे वी हैव गॉट 10.7 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी. तो हमें जो है फ्रीक्वेंसी इन पीरियड निकालना है. तो ओमेगा की जगह मैं लिख लेता हूँ 10.7 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 10.7 which is basically equivalent to 0.58 seconds. And last, I need the frequency. So frequency is 1 over time period. 1 divided by the answer that I just got. The frequency is going to be 1.7 hertz. And that's pretty much for this first part of the question. It's very simple. For the displacement, find the displacement when time is equal to 0.35 seconds. अच्छा, displacement निकालनी है when time is 0.35 seconds. x naught, जो x is equals to x naught sin omega t. X is equals to x naught की value that we have got is 0.36. Sine, we have the omega that is already given, that is 10.7. Time की जगह बस time की value डालेंगे 0.35. It's the whole thing sine. ठीक है, याद रखिएगा. Sine bracket में 10.7 multiplied by 0.35 है. ठीक है, ये sine के एंगल के साथ है. ठीक है, ये बात प्लीज रखिएगा जहन में. 0.36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू वुड गेट द डिस्प्लेसमेंट एज 0.024 meters. That is going to be the displacement. Definitely it's a simple harmonic motion. तो हमारे पास 0.35 seconds पे ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है. मैं दोबारा एक बार कैलकुलेटर में डाल देता हूँ. थोड़ा सा कैलकुलेटर एरर कह रहा है, नहीं यही आंसर है. ठीक है, दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन. अच्छा, सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. फॉर द ग्राफ वैल्यूज आर गिवन, कैलकुलेट द टाइम ऑफ द ऑसिलेशन, सजेस्ट न्यू शेप ऑफ द ग्राफ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज हाफ्ड. अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इसका जो ग्रेडियंट होगा विल बी गिविंग मी ओमेगा स्क्वायर्ड. तो अगर मैं इसका ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूं ना, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी गिविंग मी ओमेगा स्क्वायर्ड, विच इज बेसिकली y2 12 माइनस 0 ओवर माइनस 0.2 माइनस 0 is equal to 2 pi over t squared.
From here I can work out the time period. अच्छा, नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये ग्रेडियंट हमें नेगेटिव ऑलरेडी जो है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर देता है, तो यहाँ तो भी नेगेटिव लगा दें तो इट्स गोना मेक मोर सेंस. ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 0.2, 4 pi squared divided by answer. So it's gonna be t is equals to 4 pi squared क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया, and then divided by the gradient which was 12 divided by 0.2 which was 60. So 4 pi squared divided by 60, the value of t that you're getting after rooting the answer is 0.81 seconds. Suggest the new shape of the graph if frequency of oscillation is halved. देखिए बेटा, एक्सेलरेशन बराबर है नेगेटिव x 2 पाई f होल स्क्वायर्ड. क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मैंने 2 पाई f वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर होता है. किसी को इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सर्कुलर मोशन में वापसी जाए. अगर बिल्कुल भी नहीं है तो भाई 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड तो अभी पढ़ा है ना, टाइम पीरियड बेसिकली 1 ओवर टाइम पीरियड होती है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई f से भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है. ठीक है, सो अब क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव x 4 पाई स्क्वायर्ड f स्क्वायर्ड. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आधा करूंगा तो यू वुड रियलाइज कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. उसकी वजह यह है कि एक्सेलरेशन इस इन दिस केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. फॉर एग्जांपल राइट नाउ आसान करता है जिंदगी, नेगेटिव तो अपनी जगह है ना. तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आई वुड हैव टू हाफ द फ्रीक्वेंसी, द एक्सेलरेशन वुड रिड्यूस डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ 4, 1 ओवर 4 हो जाएगी. तो इफ दिस इज 12 and negative 0.2, it would be around 3 and 0.2. 12 will be divided by 3. So this is going to be the new shape of the graph by reducing at a factor of 4. ये अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्राफ अराउंड 3 पे आ जाएगा. इट वुड रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4. इस तरीके से क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं. ठीक है, आई वुड कीप द लेक्चर टिल हियर बिकॉज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नए फॉर्मूले की जो है वर्किंग करेंगे. उसकी डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड देन विल बी कवरिंग सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. इंशाल्लाह इस टॉपिक को विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट 3 लेक्चर्स होपफुली. तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा, अपनी लेक्चर्स रिवाइज कीजिएगा. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. इससे क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस.